साल 1990, जगह पटना का गांधी मैदान, परिप्रेक्ष्य आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में प्रवेश करने वाली थी। एक नेता लालू प्रसाद यादव मंच पर चढ़ते हैं और बोलते हैं, अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तब फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले। ये लालू प्रसाद यादव की राजनीति की विशेषता रही। लालू के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं किया। इस वीडियो में लालू प्रसाद यादव की बात करेंगे और जानेंगे, पहली बार बीजेपी के समर्थन से सीएम बनने वाले लालू प्रसाद यादव बीजेपी के विरोध में कैसे आ गए। पिछड़ों का नेता कहे जाने वाले लालू के शासनकाल को जंगल राज क्यों कहा गया और लालू पर लगे घोटालों के आरोपों में कितनी सच्चाई है। तो साहब, भारतीय समाज शुरुआत से ही असमानताओं से भरा रहा है, जहां कुछ के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं। आजादी के बाद गैर बराबरी की इस खाई को पाटने की कुछ कोशिशें जरूर हुई, पर बिहार जैसे सूबे में जहां सामंती हनक कुछ ज्यादा ही थी, वहां संसाधन का समान वितरण और हर क्षेत्र में हर सामाजिक समूह के लिए समुचित भागीदारी एक कठिन कार्य था। 1974 के छात्र आंदोलन में जेपी नारायण का विश्वास अर्जित करने के बाद 1977 के चुनाव में लालू बिहार से इकलौते छात्र नेता थे जो लोकसभा पहुंचे। इसके बाद लालू जनता पार्टी सेक्युलर में शामिल हुए, जो बाद में लोकदल बना। 1980 और 85 में लालू जनता दल सेक्युलर और लोकदल के निशान से विधानसभा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 1989 में नेता प्रतिपक्ष बनते हैं। इसी वर्ष लालू वीपी सिंह की पार्टी जनता दल से सांसद बने। इसके बाद आया बिहार विधानसभा चुनाव। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के सीएम बने। लालू से पहले श्री कृष्ण सिंह के अलावा कोई भी मुख्यमंत्री 5 सालों तक स्थायी सरकार नहीं चला पाया था, लेकिन विधान परिषद के जरिए मुख्यमंत्री बने लालू ने पूरे 5 सालों तक सरकार चलाई। लालू जनता दल के सदस्य थे। सरकार को बीजेपी का समर्थन प्राप्त था। केंद्र में भी जनता दल की सरकार थी। 1989 में भागलपुर में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। दंगे की जड़ में थे 2 अफवाह। राम जन्मभूमि आंदोलन के तहत विश्व हिंदू परिषद ने रामशिला यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नारे लगे, वैसे ही सांप्रदायिक नारे जैसे आजकल भी सुनने में आते हैं। इन नारों ने सामाजिक माहौल बिगाड़ा और भागलपुर दंगों का शिकार बना। यह घटना बतानी इसलिए जरूरी थी ताकि आप जानें किस तरह के समय में लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम बने थे। हालांकि लालू को इस बात का श्रेय देना होगा कि विकट सांप्रदायिक स्थिति में सीएम बनने के बाद भी उन्होंने राज्य में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दी। लेकिन लालू के सीएम बनने के बाद के शुरुआती 6 महीने बड़े कठिन थे। आडवाणी की रथ यात्रा चल रही थी। ये रथ यात्रा बिहार पहुंचनी थी। 1 साल पहले ही बिहार का भागलपुर सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ था। लालू नहीं चाहते थे ऐसी घटना दोबारा हो, लेकिन रथ यात्रा के कारण इस तरह की घटना की आशंका बनी हुई थी। लालू प्रसाद ने 1990 की रैली में पटना के गांधी मैदान से कौमी एकता के लिए कड़े शब्दों में संदेश दिया था। इतिहास उस संदेश को कभी नहीं भुला सकता। लालू के शब्द थे, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहूंगा कि अपनी यात्रा को स्थगित करें। स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं देश हित में। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। 24 घंटे मैं निगाह रखे हुए हूँ। हमने अपने शासन की तरफ से अपने तरफ से उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की है, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री की जितनी जान की कीमत है, उतनी ही जान की कीमत आम इंसान की भी है। हम अपने राज में दंगा फसाद नहीं फैलने देंगे। जहां फैलने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया, तब फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। इसके पहले लालू प्रसाद आडवाणी के दिल्ली आवास पर चलकर देश हित में रथ यात्रा को स्थगित करने का आग्रह किया, पर वो नहीं माने। जब उनका रथ बिहार पहुंचा और झारखंड के इलाके में घुसा तो लालू प्रसाद ने धनबाद के उपायुक्त
अमानुल्लाह और एसपी रंजीत वर्मा को आडवाणी की गिरफ्तारी के लिए कहा, पर दोनों अधिकारियों ने कथित तौर पर सांप्रदायिक हिंसा के अंदेशे से हाथ खड़े कर दिए। फिर जब आडवाणी वहां से 28 अक्टूबर को देर रात पटना आए और फिर रथ लेकर समस्तीपुर पहुंचे, तो लालू जी ने योजनाबद्ध तरीके से मुख्य सचिव कमला प्रसाद को भरोसे में लेकर सहकारिता सचिव आर.के. सिन्हा और डीआईजी रामेश्वर उरांव को टेलीफोन कर 29 अक्टूबर की सुबह स्टेट गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर से समस्तीपुर भेजकर सर्किट हाउस से आडवाणी को गिरफ्तार करा। दरभंगा के आईजी आर.आर. प्रसाद को मुख्यमंत्री ने रात में ही सारा प्लान समझा दिया था। वो भी सीनियर अफसरान के साथ समस्तीपुर के डीएम एसपी को तैयार रहने का संदेश देकर रात में ही चल पड़े थे। आडवाणी को अरेस्ट वारंट दिखाया गया। उन्होंने वहीं वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापसी का पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा। प्रमोद महाजन को साथ ले जाने के आग्रह को मानते हुए लालू जी ने हेलीकॉप्टर में बिठा के आडवाणी जी को बिहार बंगाल के बॉर्डर पर मसान जोड़ के रेस्ट हाउस में पहुंचा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को लालू जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए 12 घंटे का उपवास रखा और बड़ी सूझबूझ से बहुत कम बल प्रयोग के साथ बिना किसी फसाद के सूबे के हालात को काबू में रखा। आडवाणी की गिरफ्तारी पर बिहार में एक चिड़िया को भी चूं नहीं करने दिया। ये लालू प्रसाद यादव के प्रशासनिक कौशल का एक उदाहरण था। सांप्रदायिकता से राजनीतिक लड़ाई लड़ते हुए लालू सामाजिक न्याय की तरफ भी मजबूती से खड़े रहे। न सिर्फ खड़े रहे बल्कि पिछड़ों के उत्थान के लिए लगातार कार्य करते रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद 1990 में अलौली में लालू जी का पहला कार्यक्रम था। कर्पूरी जी को याद करते हुए लालू जी ने कहा, जब कर्पूरी जी आरक्षण की बात करते थे तो लोग उन्हें मां बहन की बेटी की गाली देते थे, और जब मैं रिजर्वेशन की बात करता हूं तो लोग गाली देने के पहले अगल बगल देख लेते हैं कि कहीं कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी सुन तो नहीं रहा। ज्यादा भचर भचर किए तो कुटैबो करेंगे। ये बदलाव इसलिए संभव हुआ कि कर्पूरी जी ने ताकत जो हमको दी उस पर आप सबने भरोसा किया है। अगर आप कर्पूरी जी के बारे में और डिटेल में ये वीडियो जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी राजनीति के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लालू यादव की राजनीति, सांप्रदायिकता से उनकी लड़ाई, घोटालों को लेकर उन पर लगे आरोपों की सच्चाई की तरफ। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के संघर्ष को दरअसल मनुष्यता का संघर्ष बना दिया था। इसके लिए उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो के सूत्र वाक्य को पकड़ा। अपने पहले कार्यकाल में सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड, अनुमंडल, जिला व विश्वविद्यालय खोले। जैसे गांधी जी ने कहा करो या मरो, वैसे ही लालू प्रसाद कहा करते थे पढ़ो या मरो। वे आह्वान करते थे, जन्म दिया तो शिक्षा दो। चरवाहा विद्यालय एक सर्वथा अनूठा प्रयोग था, जिसकी मूल भावना थी गैया बकरी चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। लालू ने सबसे अधिक ब्लॉक बनाए। सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय लालू प्रसाद यादव ने ही खोले। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद ने 5 स्टेट यूनिवर्सिटी छपरा, आरा, हजारीबाग, मधेपुरा और दुमका में सत्ता में आने के 2 साल के अंदर, और राबड़ी जी ने एक यूनिवर्सिटी 8 महीने के भीतर खोल दी। जहां लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में किसानों को प्रति बीघा मालगुजारी 3 से 5 रुपए देने होते थे, वहीं आज 300 से 500 रुपए देने पड़ते हैं। लालू प्रसाद ने हर समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा और उनके लिए जमीनी स्तर पर काम भी किया। 2 मार्च 1991 से उन्होंने पाम ट्री टैक्स माफ किया और ताड़ी बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत समाप्त कर दी। इससे पासी समुदाय को रोजगार में सहूलत मिली। लालू प्रसाद ने अपने कार्यकाल में निर्बलों और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन 30 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति महीना एवं बेरोजगारी भत्ता 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति माह किया। जब विश्वविद्यालयों का शिक्षा बजट केरल में 21 करोड़ और यूपी में 68 करोड़ होता था, तो लालू प्रसाद ने बिहार में उसे 105 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 156 करोड़ रुपए कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने अपने पहले 3 साल के कार्यकाल में भूमिहीनों और बेघरों को 16,253 गृह स्थल बांटे। 1 लाख हस्तकरघा बुनकरों को समूह बीमा के तहत लाने में वे सफल रहे और 50,000 बुनकरों का बीमा भी हुआ। दंगा पीड़ित भागलपुर के बुनकरों के लिए विशेष योजनाएं सफलीभूत की। सुदूर देहात के बहुतेरे गांवों में पहली बार बिजली पहुंचाई। आज स्वच्छता अभियान को जोर शोर से मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है।
पर गांधी के बाद सही मायने में अगर किसी सोशलिस्ट लीडर ने हर समाज के लोगों की साफ सफाई को गंभीरता से अपना राजनीतिक व सामाजिक लक्ष्य बनाया तो वो थे लालू प्रसाद। डोम मुसहर तबके के बच्चों को नहलाना, नाखून कटवाना व स्कूल जाने पर प्रतिदिन 1 रुपए देने की उन्होंने योजना चलाई। लालू प्रसाद ने जिनके तन पर वस्त्र नहीं था उनके लिए साड़ी व धोती की योजना चलाई। ये अंत्योदय हेतु जरूरी कदम थे। स्वामीनाथन अय्यर लालू यादव बीट्स नेहरू हॉलो नामक आलेख में कहते हैं, जहां 1980 से 91 के दशक में बिहार का ग्रोथ रेट 4.66% था, वहीं लालू और राबड़ी के शासनकाल के आखिरी 12 वर्षों में विकास दर 4.89% रहा। 4.89% ग्रोथ रेट को जीरो डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता, जो नेहरू व इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत के 3.5% विकास दर से कहीं ज्यादा है। 1991 से 2001 के बीच जहां भारत की साक्षरता दर में वृद्धि 23% थी, वहां लालू के नेतृत्व में बिहार 27% की दर से अपनी साक्षरता को बढ़ा रहा था। इसे ठप्प विकास का दशक नहीं कहा जा सकता। राबड़ी देवी के शासनकाल में 1996 में विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा राज्य के 11 विश्वविद्यालय में 1300 अध्यापक बहाल किए गए और 2003 में राबड़ी देवी ने 1050 अध्यापकों की नियुक्ति की। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद पर प्रोफेसर अब्दुल वहाब और सरकार देवनंदन सिंह को बैठाया। वहीं कॉलेज सर्विसेज कमीशन के चेयरमैन लालू प्रसाद ने 2 बार बालेश्वर प्रसाद और 1 बार प्रोफेसर संजीवन सिन्हा को बनाया। लालू प्रसाद व राबड़ी देवी के द्वारा बिहार में 3 बार स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से की गई, जिसे अब तक का बिहार में सबसे बेहतरीन और निष्पक्ष शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया माना जाता है। और आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लालू प्रसाद के शासनकाल में नियुक्त शिक्षक ही बचाए हुए हैं। 1994 में 25,000 शिक्षकों की बहाली हुई। विद्यालय सेवा बोर्ड के जरिए हाई स्कूल और कल्याण विभाग में शिक्षकों की भर्ती। झालमुड़ी की तरह डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीतीश की कुनीति ने तो प्राथमिक शिक्षा का बंटाधार ही कर दिया है। बीपीएससी की परीक्षा को जिला मुख्यालयों से हटाकर राजधानी में कराने का निर्णय लेकर लालू ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की शुरुआत की। लालू प्रसाद ने ही अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया। उर्दू को बिहार लोक सेवा आयोग की भाषा बनाई। पासी भाइयों को पारंपरिक रोजगार में सहूलत देने के उद्देश्य से उन्होंने ताड़ी कर हटाया। पहले ताड़ी चुआने के लिए टैक्स देना पड़ता था। गंगा के मैदानी भाग में मछली पालन व नौका चालन मछुआरों व मल्लाहों की आजीविका का मुख्य साधन रहा है। लालू प्रसाद ने 1990 में सुल्तानगंज से पीपेंती तक मुगलों के जमाने से चली आ रही जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और साल भर बाद 1991 में उन्होंने कानून बनाकर सूबे को जल करके जंजाल से मुक्त किया। 1993 में सर पर मैला ढोने वाले अमानुषिक प्रथा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया। लीची का निर्यात बड़े पैमाने पर शुरू कराया। रमई राम को शंकराचार्य घोषित करना और मंत्री बनाना ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक महाअभियान था। उन्होंने डोम समाज से आने वाले भोला राम तूफानी को मंत्री बनाया। राजद के प्रदेशाध्यक्ष दलित समाज से आने वाले रमई राम, उदय नारायण चौधरी, कमल पासवान, अकलियत समाज से आने वाले अब्दुल बारी सिद्दीकी, अति पिछड़े समाज से आने वाले डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे और अगड़े समाज से आने वाले जगदानंद सिंह रहे हैं। लालू प्रसाद सामाजिक न्याय को सिर्फ निर्गुण रूप में नहीं बल्कि उसे लैंगिक न्याय की परिधि में सगुण ढंग से सुनिश्चित करने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में जाने गए। सत्ता में आने के 2 साल के अंदर आज से 29 साल पहले उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए माहवारी के दिनों में 2 दिन के विशेष अवकाश का प्रावधान किया। वह काम आज भी इस देश के कितने सूबों के मुख्यमंत्री कर पाए हैं, खुद सोचिए। इटली में अब जाकर इस बात पर शुरू हुई है बात और भारत सरकार अब भी सोच रही है। कुछ लोग लालू को मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई के नेता के रूप में महदूद करते हैं, जबकि उन्होंने ईबीसी के 10% कोटे को बढ़ाकर 14% और राबड़ी देवी ने 18% कर दिया। अगस्त 1993 में पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट की 50% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित कर दी गई। 1995 में जनता दल ने 19 कुशवाहा को टिकट दिया, जिसमें 17 जीते और 11 को मंत्री बनाया। लालू राबड़ी कार्यकाल में वंचित समाज के जो लोग टिकट पाने के बावजूद नहीं जीत पाते थे, उन्हें वे विधान परिषद व राज्यसभा भेज देते थे। लालू के पहले कार्यकाल में पिछड़े समाज के 63 लेजिस्लेटर्स में से 31 मंत्री बने, 12 मुस्लिम लेजिस्लेटर्स में से 8 मंत्री बने, 2 दलित लेजिस्लेटर्स में से 11 को मंत्री बनाया गया, दोनों आदिवासी लेजिस्लेटर्स को मंत्री बनाया गया और 28 अगड़ी जाति के लेजिस्लेटर्स में से 18 को मंत्री बनाया गया।
लेकिन इसके एक साल बाद 1996 में लालू प्रसाद यादव का नाम चारा घोटाले में आया और उसके एक साल बाद 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल 30 जुलाई को उन्होंने पटना में सरेंडर करना पड़ा और इस घोटाले में वो पहली बार जेल गए। चारा घोटाले में असल में 80 और 90 के दशक में पशुपालन विभाग ने बिहार के विभिन्न कोषागारों से फर्जी बिल्स के आधार पर करीब 900 करोड़ रुपयों की अवैध निकासी की। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेजरी की जांच के क्रम में जब ये बातें अधिकारियों को पता चली तो उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि तय बजट से अधिक की राशि खर्च की जा रही थी। साल 1985 में बिहार के तत्कालीन महालेखाकार ने भी इस पर आपत्ति की। तब उन्हें जरूरी ब्यौरे नहीं मिल रहे थे। तब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस बीच 1990 में तत्कालीन जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद अवैध बिल पर धन निकासी जारी रही। साल 1996 में यह पहली बार व्यापक चर्चा का विषय बना। तब बिहार सरकार ने युवा आईएएस अधिकारी अमित खरे को चाईबासा जिले का उपायुक्त बनाकर भेजा। उन्होंने चाईबासा ट्रेजरी में छापा मारकर कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और ट्रेजरी को सील कर दिया। उसके बाद यह घोटाला पकड़ में आया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर कई कोषागारों में छापेमारी की गई और बिहार पुलिस ने कई रिपोर्टें दर्ज की। हालांकि बाद में यह मामला सीबीआई को चला गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का भी नाम इसमें आ गया। तब से लेकर अब तक लालू प्रसाद यादव को इस मामले में 5 बार सजा हो चुकी है। पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला। दूसरी सजा 6 जनवरी 2018 89.27 लाख की अवैध निकासी का मामला। तीसरी सजा 23 जनवरी 2018 33.67 करोड़ की अवैध निकासी का मामला। चौथी सजा 15 मार्च 2018 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का मामला और पांचवी सजा 21 फरवरी 2022 डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला। इन्हीं मामलों के साथ साथ लालू के हार का सिलसिला शुरू हुआ। वह अक्टूबर 2005 का विधानसभा चुनाव, 2009 का लोकसभा चुनाव, 2010 का विधानसभा चुनाव एवं 2014 का लोकसभा चुनाव हारे। लगातार 5 चुनावों में शिकस्त के बाद भी विचारधारात्मक स्तर पर धर्मनिरपेक्षता के मामले में कभी लड़खड़ाए नहीं। लगातार 5 चुनावों में करारी हार के बाद आदमी सत्ता के गलियारे में अलबला के न जाने किस किस से हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है, मगर लालू प्रसाद ने भाजपा के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए वे जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा बड़े नेता के रूप में अक़लियतों के बीच में स्थापित हुए। बाकी बातें एक तरफ, लालू प्रसाद का सेक्युलर क्रेडेंशियल एक तरफ। जब भी बिहार की सियासत में रीढ़ वाले नेताओं की सूची बनेगी, लालू प्रसाद का नाम शीर्ष पर होगा। हर राजनेता के पूरे सियासी सफर में कई फेजेस होते हैं। मंडल कमीशन की अहम सिफारिश को लागू कराने में लालू की भूमिका, आडवाणी की गिरफ्तारी, सांप्रदायिकता का समूल सफाया, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अक़लियतों को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाना, उपेक्षित समाज के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मिशन के स्तर पर प्रेरित करने समेत सारे बड़े फैसले उन्होंने इसी पीरियड में लिए। देखिए, वैसे तो सबसे अधिक समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के पास है, लेकिन किसी भी नेता को इसलिए याद नहीं किया जाता कि वह कितने दिनों तक सत्ता में रहा, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि उसने फैसले क्या लिए। लालू प्रसाद अपने परिवर्तनकारी ऐतिहासिक निर्णयों की वजह से खुद रंग राजनेता के रूप में इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लालू प्रसाद यादव के बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दिए। एक और वीडियो हम बनाएंगे लालू प्रसाद यादव के मैनेजमेंट को लेकर कि किस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने तब उन्हें आईआईएम से बुलावा आया और किस तरीके से उन्होंने रेलवे को घाटे से मुनाफे की तरफ बढ़ा दिया। लालू प्रसाद यादव, उनकी भाषा शैली, उनका मैनेजमेंट, इसके बारे में एक और वीडियो आपके सामने किया जाएगा। कोई और सवाल आपका हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर भेज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।